चैप्टर 98 की शुरुआत होती है और हम झाओ ग्रुप अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट का सीन देखते हैं, जहां पर यान बड़े भाई जेम्स का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर बड़े भाई जेम्स आते हैं, जिसे यान बड़े भाई को पकड़कर बोलती है, मैं इन दिनों पैसों की थोड़ी तंगी में हूं, क्या तुम? लेकिन तभी बड़े भाई उसका हाथ हटाते हुए बोलते हैं, यान झांग, जरा ध्यान से सुनो, हम तुम्हारे किसी कर्जदार नहीं हैं। तुम्हारी मां ने बच्चों की अदला बदली की और हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुम पर केस नहीं किया और अब तुम पैसे मांगने चली आई हो। यान बोलती है, बच्चों की अदला बदली मेरी मां ने की थे, गलती उसी की थी, लेकिन मैंने क्या गलत किया? बड़े भाई बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है हमें नहीं पता कि वो मैसेज किसने भेजा था जिससे यवोन झांग भाग सकी? मिस झांग, थोड़ी तो इज्जत रखो। आखिरकार तुमने हमारे परिवार में 10 साल से ज्यादा पढ़ाई की है, अपनी जैविक मां जैसी मत बनो। ये बोलकर बड़े भाई वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम राते के समय देखते हैं, जहां यान अपने रूम पर आती है तो एक लड़की बोलती है, ओह, ये तो मिस जाओ है ना। जब तुम्हारा भाई इतना अमीर है, इतना, तो हमारे साथ डेब्यू की जगह के लिए होर्ड करने की क्या जरूरत? तभी डॉर्म सुपरवाइजर बोलती है, इतना शोर किस बात का है? लाइट्स बंद करो और कोई हाई पावर उपकरण नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक ऑफिस बिल्डिंग में आग लग गई थी और करोड़ों का नुकसान हो गया। यह सुनकर यान सोचती है, क्या आग? और फिर वो एक स्माइल करती है। उसके बाद हमें बताया जाता है, तब से यान झाओ हर दिन चुपचाप अजीब चीजें खरीदने लगी और इसी बीच मिशेल झाओ परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुटी रही। सर्दी से बसंत आ गया और समय चुपचाप बीतता गया। दोनों बिल्कुल अलग अलग लगते थे, जब तक कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 1 महीने पहले मिशेल झाओ ने मिस्टर गांव से आखिरी बार मुलाकात नहीं की। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, वो बूढ़ा तो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल है खुश करने में। उसने तो तोहफा भी नहीं लिया और घास हटाने में मदद करने पर मुझे मुक्का मार दिया। इस बार क्यों ना उसे बस थोड़ी शराब दे दूं, मैं बस ले आऊंगा और ऐसा दिखाऊंगा जैसे जाते वक्त भूल गया हूं। मिशेल बोलती है, ठीक है, उसके पोते के लिए भी कुछ गर्मियों की शर्ट्स ले लेते हैं। विक्टर बोलता है, ठीक है, बिल्कुल, तुम पहले जाओ, मैं कुछ सामान लेने चला जाता हूं, वरना अगर हम दोनों देर से पहुंचे तो वो नाराज हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मिशेल मिस्टर गांव के घर जाकर बोलती है, मिस्टर गांव, मैं आपसे मिलने आई हूं, आज मैं खाना बनाऊंगी। आपको क्या खाना पसंद है? मैं सामान ले आऊंगी। पिछले साल आपकी सारी देखभाल और मार्गदर्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। मिस्टर गांव बोलते हैं, चावल खत्म हो गए हैं और अकेले उठाना मुश्किल है, मैं चावल ले आता हूं, तुम बाकी सामान ले लेना। मिशेल बोलती है, हाँ, रुको, लेकिन वो बच्चा। मिस्टर गांव बोलते हैं, ऑटिस्टिक लोग मूर्ख नहीं होते, 20 मिनट के लिए दूर रहना ठीक है, पीछे वाले रास्ते से जाओ, वो ज्यादा तेज है। और तभी यहीं पर हम यान को देखते हैं, जो अपने मन में ही बोल रही होती है। मिशेल उस आंगन में गई तो थी, लेकिन फिर बाहर नहीं आई। अगर कहीं आग लग जाए तो ऐसे पुराने घरों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उसके कुछ समय बाद मिशेल अपने सामने देखते हुए सोचती है, हां, यहां इतनी भीड़ क्यों है? और सामने से लोग बोल रहे होते हैं, बचाओ, यहां आग लग गई है, अब क्या करें? क्या मिस्टर गांव घर पर नहीं है? यह देखकर मिशेल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और फिर वो घर के अंदर जाते हुए बोलती है, क्या किसी ने 911 पर कॉल किया? एक लड़का बोलता है, हमने कॉल कर दिया है और वे रास्ते में हैं, लेकिन मिस्टर गांव का पोता अभी भी अंदर है। मिशेल अपने हाथ में एक रुमाल लेते हुए सोचती है, बस 30 फीट की दूरी है, मुझे बस अंदर भागकर उसे बाहर निकालना है। ये सोचकर वो अंदर चली जाती है। अंकल आने के बाद वो बच्चे को पकड़कर बाहर निकालने लगती है, लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो वहां पर एक लकड़ी नीचे गिर रहा होता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां एक औरत मिशेल से बोल रही होती है, मिशेल, अच्छा है, अब तुम ठीक हो जाओगी, बस गाढ़ा धुआं अंदर चला गया था जिससे गला चिढ़ गया है, थोड़ा समय दो, तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। मिशेल बोलती है, विक्टर कहां है? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो विक्टर था, विक्टर ने हमें बचाया। और तभी वो औरत बोलती है, वो ठीक है, बस अभी तक होश में नहीं आया है, सब ठीक हैं, बच्चा भी, बस प्रोफेसर का घर। लेकिन मिशेल उठकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर वो औरत बोलती है, हे भगवान, बच्ची, मैंने पहले ही कहा था कि वे सब ठीक हैं, व्हील चेयर ले आओ। हेलिन, मिशेल बोलती है, मेरा जेड पेंडेंट कहां है? वो औरत मिशेल को उसका जेड पेंडेंट देते हुए बोलती है, ये रहा, शायद फायर फाइटर्स ने तुम्हें ढूंढने में मदद की, जब एम्बुलेंस तुम्हें लाई थी तब ये तुम्हारी जेब में था। मिशेल बोलती है, मैं विक्टर से मिलना चाहती हूं। औरत बोलती है, ठीक है,
मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। उसके बाद हम विक्टर फू का हॉस्पिटल रूम देखते हैं, जहां मिशेल विक्टर को देखते हुए सोचती है, मैं इसे ठीक कैसे कह सकते हूँ। ताज्जुब नहीं कि वो बीम मुझे नहीं लगी। तुम्हें इतना जल्दबाजी में क्यों काम करना पड़ा। उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां विक्टर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने मिशेल सोई हुई होती है। मिशेल को देखकर विक्टर उसका सर सहलाते हुए अपने मन में ही बोलता है, शुक्र है कि मैं तुम्हें नहीं खो बैठा। हाथ उठाने से विक्टर के हाथों में दर्द होने लगता है और तभी मिशेल उठकर उसके हाथ को नीचे दबाते हुए बोलती है, हिलना डुलना मत, तुम्हें नहीं चाहिए कि जख्म में इन्फेक्शन हो जाए। विक्टर बोलता है, तुम फिर क्यों रो रही हो। मिशेल बोलती है, जब नर्स ने कल रात तुम्हारा पट्टा बदली थी, मैंने तुम्हारा कंधा देखा, पूरा लहूलुहान और बिगड़ा हुआ था, देखना ही दर्दनाक था। विक्टर बोलता है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी खरोंचें हैं। मिशेल उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बंद करो ये बात, वो गंभीर जलने हैं, उनके निशान रह जाएंगे। विक्टर बोलता है, क्या एक निशान मुझे कम हैंडसम बना देगा। दुनिया के सारे निशान वाले लोगों में कम से कम मैं तो सबसे हैंडसम रहूंगा। मिशेल हंसते हुए बोलती है, डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूं, बस गले को ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे, मैं रोज आकर तुम्हारा पट्टा बदल दूंगी। विक्टर बोलता है, हाँ ठीक है, और फिर वो अपने मन में ही बोलता है। वो आखिरकार मुस्कुराई। उसके बाद हमें बताया जाता है, उस दिन के बाद से मिशेल झाओ रोज विक्टर फू के पास आती रही, उसका पट्टा बदलने और रिहैब में साथ देने के लिए। और हम डॉक्टर को देखते हैं जो विक्टर से बोल रहे होते हैं, धीरे धीरे करो, जल्दी मत करो, बस धीरे धीरे ताकत लगाओ। दूसरी तरफ कुछ नर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्या उसे वहां किसी ने तंग किया, क्या इसी वजह से वो उस पागल हालत में पहुंच गई। मैंने सुना कि वो जिसने आग लगाई थी पहले एक अमीर वारिसा थी, उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। यह सुनकर मिशेल अपने मन में ही बोलती है, अपराध तो अपराध ही होता है, जब उसने किसी को लगभग मार ही दिया तो उसके इरादों की जांच करने का क्या मतलब। सिस्टम, अगर पहले 500 अंक मुझे जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या बाकी के 490 अंक किसी और चीज के लिए बदली जा सकती हैं। तभी सिस्टम आकर बोलता है, तुम उन्हें किस चीज के लिए बदलना चाहती हो। ये 490 अंक तुम्हें नायक का आभा दे सकते हैं। क्या तुम वाकई यही तरीका अपनाना चाहती हो। और इसी के साथ चैप्टर 98 और 99 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला चैप्टर में।